नमस्कार जनता, आप देख रहे हैं द लीगल वर्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954 पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यह अमेंडमेंट जरूरी था, 7th शेड्यूल में क्या चेंजेस हुए और क्या ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही था। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, फ्लैट या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो 1950s में हमारा प्यारा भारत एक नए इकोनॉमिक फेज में एंटर हो रहा था। फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल ट्रेड पर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज की जरूरत थी। प्लानिंग कमीशन नए डेवलपमेंट मॉडल्स इंप्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स सिर्फ स्टेट्स के कंट्रोल में थे, जिसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट चाहती थी कि एसेंशियल कमोडिटीज का रेगुलेशन नेशनल लेवल पे हो ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोका जा सके, लेकिन 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट के कारण सेंटर के हाथ बंधे हुए थे। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए लाया गया थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना है तो 7th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 7th शेड्यूल एक स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट के पावर को 3 लिस्ट्स में डिवाइड करता है। पहला है यूनियन लिस्ट, जहां सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जहां पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां दोनों गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के विचारों में कन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल का लॉ को माना जाएगा। अब समझते हैं कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 7th शेड्यूल में क्या बदलाव किए। इस अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को हटा दिया गया और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। कौन से थे वो आइटम्स? ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, कैटल फोडर, रॉ कॉटन एंड रॉ जूट। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन सभी विषयों पर सिर्फ स्टेट का कंट्रोल नहीं रहा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती थी। यह एक बड़ा शिफ्ट था। इस अमेंडमेंट के बाद फूड सिक्योरिटी और ट्रेड रेगुलेशन को नेशनल लेवल पे कंट्रोल किया जा सका। अब सवाल उठता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस स्टेबलाइज हुए, फूड सिक्योरिटी और ट्रेड पॉलिसीज को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिला और ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग पर कंट्रोल लगाने में मदद मिली। और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये थे कि स्टेट्स की इकोनॉमिक ऑटोनॉमी कम हो गई। कई स्टेट्स ने इसका विरोध किया क्योंकि ये फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ था। एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ने लगा। आज भी भारत में फूड सिक्योरिटी और ट्रेड पॉलिसीज में इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट देखा जा सकता है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और एमएसपी पॉलिसीज में जो रेगुलेशंस हैं वो इसी अमेंडमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। आपको क्या लगता है, क्या ये अमेंडमेंट जरूरी था या फेडरलिज्म के खिलाफ था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो जनता, ये था थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, तब तक के लिए जय